not a game, it's a rich thing. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है परसेंटेज बूस्टर की सीरीज। ये पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं। इसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसके जो समरीज होंगे, जिसके नोट्स होंगे, वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है या यूट्यूब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से आप फॉलो कर लो और टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि आपका कोई भी नोट्स आपसे छूटे नहीं, आपका कोई भी समरी आपसे छूटे नहीं। तो ये बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, और जितना शॉर्ट में कंप्लीट कर सकते हैं उतना शॉर्ट में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो है कॉमर्स से रिलेटेड। कॉमर्स में हमें क्या पढ़ना है? कॉमर्स में आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि 15 मार्क्स कैसे स्कोर करें। ये 15 मार्क्स किस क्वेश्चन से बनते हैं उसके बारे में बताएंगे, उसके नोट्स बताएंगे और उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको इसी क्लास में। तो ये 15 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 8 डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। 8 डिफरेंट क्वेश्चन क्या है? इनमें एक सिमिलरिटी है कि आपको इनको एक सीरियल ऑर्डर में ही लिखना होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को भी एक ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में पढ़ना है। दूसरा है पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको भी एक ऑर्डर में ही लिखना होगा। उसके बाद आपको स्टेप्स पढ़ने हैं प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, कम्युनिकेशन के, स्टाफिंग के और सिलेक्शन प्रोसीजर के स्टेप्स पढ़ने हैं आपको। इसके साथ साथ आपको प्रोसेस इन कंट्रोलिंग भी पढ़ना होगा। इतना पढ़ने के बाद आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे भाई। और 15 मार्क्स स्कोर करने के लिए इन सारे में क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या नोट्स होंगे, वो सब कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर इनका आंसर राइटिंग के समय आपने कोई भी स्टेप ऊपर की बजाय नीचे लिख दिया, सेकंड की बजाय थर्ड नंबर पे लिख दिया, थर्ड की बजाय सेकंड नंबर पे लिख दिया, आपके नंबर 0 हो जाएंगे। ये जो 8 क्वेश्चन बताए हैं, इस 8 क्वेश्चन में सीरियल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स से? ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के फ्रेम में आएंगे। 5 नंबर में आने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं कि भाई साइड हेडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। साइड हेडिंग अगर बिल्कुल सही है आपकी तो आपके 5 में से 2.5 नंबर तो देयर एंड देन मिल ही जाएंगे। बाकी 2.5 नंबर कैसे स्कोर करेंगे आप? बाकी 2.5 नंबर स्कोर करने के लिए आपको अंदर का मटेरियल लिखना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अंदर के कीवर्ड्स क्या होने वाले हैं। तो जल्दी से पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए और जल्दी से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं। ऑलराइट क्लास, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो फटाफट से ये टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने कीवर्ड्स भी साथ में लिख रखे हैं, आप चाहो तो उसको नोट भी कर लो तो आपका ये क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट ये है कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कहां चाहिए होता है? प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है मास्टर प्लान एंड प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच। बस इतना कीवर्ड है तो तुम इसको अपने वर्ड्स पे लिख सकते हो। इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिटवीन मास्टर प्लान एंड प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बहुत आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं होगा। ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन कहां चाहिए होता है? बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल के बीच में। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। आते बढ़ते हैं स्टाफिंग में। स्टाफिंग में कहां चाहिए होता है? बैलेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज विद जॉब्स। भाई स्किल्स और एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज और जॉब्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है सो दैट आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। डायरेक्टिंग में कहां आता है भैया? डायरेक्टिंग में चाहिए होता है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप के बीच में सो दैट एक कंपनी में हार्मोनियस तरीके से काम हो सके। तो मैंने कोशिश की है कि आपको कीवर्ड्स लिखकर दे दूं केवल, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में हो जाए। फिर कंट्रोलिंग में कहां चाहिए होता है? कंट्रोलिंग में चाहिए होता है कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो जो हमारा प्लान था उसके कितना करीब है। यहां क्या लिखा है? एक्चुअल रिजल्ट कंफर्म टू प्लान्स एज क्लोजली एज पॉसिबल। जो हमने प्लानिंग की थी और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो क्या प्लानिंग के हिसाब से है? अगर प्लानिंग के हिसाब से नहीं है तो कितना % है वो प्लानिंग के जैसा हुआ है। तो ये कीवर्ड्स अगर आप पेपर में लिखकर आएंगे, आपके 5 में से 5 नंबर की गारंटी ले रहा हूं मैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग के प्रोसेस। प्लानिंग के स्टेप्स क्या है जरा फटाफट से देखते हैं। साथ में मैंने कीवर्ड्स भी आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। अगर यही कीवर्ड्स आप पेपर में लिखकर चले आओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नीड नॉट वरी अबाउट दिस। तो भाई क्या है प्लानिंग का स्टेप्स? नंबर 1 पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा ये याद रखना है भाई कि आपको ये जो स्टेप्स लिख रहे हो ना, इसके ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ी मत करना, इसी ऑर्डर में लिखना सारे के सारे स्टेप्स। और ऐसा भी मत करना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो खाली 5 स्टेप्स लिख के आओ, स्टेप्स पूरे लिखकर आओगे, ठीक है ना। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ये क्या होता है? इसके अंदर डिफाइन किया जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को
किसके ऑब्जेक्टिव्स? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हर डिपार्टमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहां पर ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या है बेटा? हमें किस एनवायरमेंट विद इन विच प्लान्स विल बी एग्जीक्यूटेड, किस एनवायरमेंट के अंदर प्लान को एग्जीक्यूट करना है, वो सब डिसाइड होगा प्लानिंग प्रीमाइसेस के अंदर। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है? All possible course of action which may be used to achieve the objective should be studied together। आपने आइडेंटिफाई किया कि कितने पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे अपना हम प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको स्टडी करना। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आप जितने भी ऑल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट किया है, आपने देखा कि कौन सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों में से हमने फिर एक फाइनल अपना ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया। तो मैंने इसके कीवर्ड भी लिखे हुए हैं, वो क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना होगा और उसका बेनिफिट कितना होगा, उसके बेसिस पर आपने इवैल्यूएट किया और उसको एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया। फिर क्या है? फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? डिटेल्ड प्लान्स। आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने डिटेल्ड प्लान बनाया स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो इसका कीवर्ड हो जाएगा डेवलप डिटेल्ड प्लान्स। फिर क्या है? सिक्योरिंग कोऑपरेशन। सिक्योरिंग कोऑपरेशन किससे? भाई किससे कोऑपरेशन करेंगे? भाई हम सारे प्लान्स अपने एक्सप्लेन करेंगे एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज से कोऑपरेशन सीख करेंगे कि क्या आप ये प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाओगे कि नहीं। तो यहां लिखा है सिक्योरिंग कोऑपरेशन, उसके अंदर हमने कीवर्ड्स लिखा है एक्सप्लेन प्लान्स टू एम्प्लॉइज एंड सीक कोऑपरेशन। फिर क्या है? फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी आपने प्लान्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं उसको पीरियोडिकली आप रिव्यू करते रहो, ये पता लगाते रहो कि प्लान सही से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या हमारा ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर हमने लिखा है लास्ट पॉइंट के अंदर रिव्यू प्लान्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको नोट भी कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिलने वाला है। चलते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑनलाइन क्लास तो बढ़ते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक एक करके मैंने स्टेप्स लिखे हैं, साथ में कीवर्ड्स भी लिखे हैं। अगर आप इतने ही कीवर्ड्स लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ ये वर्क क्या बोलता है कि बहुत बड़ा काम है आपके पास, तो उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसका कीवर्ड लिखा है मैंने यहां पर, डिवाइड टोटल वर्क इनटू जॉब्स। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रुपिंग जॉब्स और एक्टिविटीज। ग्रुपिंग जॉब्स और एक्टिविटीज का क्या मतलब है? क्या है भाई, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है ना, उनको एक साथ क्लब कर दो और उसके ऊपर एक मैनेजर बैठा दो। तो यहां पर क्या लिखा है? नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप जॉब्स इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। क्या किया मैंने? बहुत सारी जॉब्स को एक मैनेजेबल यूनिट में डिवाइड कर दिया, और हर मैनेजेबल यूनिट के लिए मैंने एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जो उस पर्टिकुलर काम को देखेगा। थर्ड स्टेप पर आते हैं असाइनिंग ड्यूटीज। ग्रुपिंग ऑफ जॉब कर दी, अब आते हैं असाइनिंग ड्यूटीज पर। असाइनिंग ड्यूटीज क्या है भाई? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इज असाइन्ड टू इंडिविजुअल विच इज बेस्ट सूटेड। भाई जो एक पर्टिकुलर काम करने में बेस्ट पर्सन आदमी है उसको वैसा काम दिया जाए। अगर मान लेते हैं मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हूं तो मुझे क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम मिलेगा। मैं बहुत अच्छा प्रोडक्शन में हूं तो मुझे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम मिलेगा। समझ में आ रही? एज पर माई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे काम मिलेगा, उसे बोलते हैं असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट पर आते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? appropriate authority is delegated to an individual. appropriate authority is delegated to an individual का मतलब क्या है? मान लेते हैं मैं हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, अभी मेरा काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने का, तो मेरे पास ये पूरी अथॉरिटी है कि मैं कहां से रॉ मटेरियल खरीदूं, मैं कैसी मशीनरी लगाऊं, मैं कैसा प्रोडक्शन करूं, इसकी मेरे पास अथॉरिटी है। यही बता रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझ में आई बात? अभी नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है बेटा? जितने भी सारे डिपार्टमेंट है ना, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसको किससे ऑर्डर मिलना है ये क्लियरली पता होना चाहिए। तो यहां क्या लिखा है? एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इज प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज, और ये चेक करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस का अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज इज मस्ट। जल्दी से फटाफट नोट कर लो, ये कीवर्ड भी नोट कर लो, और आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। एक बात याद रखना भाई कि इसी ऑर्डर में लिखना। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद असाइनिंग ड्यूटीज मत लिख देना, नंबर कट के 0 हो जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आना है पेपर में। फटाफट थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये है हमारी फास्ट ट्रैक सीरीज परसेंटेज बूस्टर। जल्दी से नोट करो।
ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेप्स कवर करने वाले हैं और इस पूरे वीडियो के बाद आपके 15 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएंगे भाई। तो पहला स्टेप क्या है, फिर से देखते हैं। पहला स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और इसका कीवर्ड क्या है भाई? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है? फोरकास्टिंग द नंबर एंड काइंड ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड। फोरकास्टिंग द नंबर, कितने चाहिए और कैसे इंप्लॉइज चाहिए हमको ऑर्गेनाइजेशन में, वो है पहला स्टेप। उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एज इट इज लिख के आइएगा पेपर में भाई, और इतना कीवर्ड भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। इसको अपने वर्ड में थोड़ा और एलैबोरेट कर देना ना भाई, आप आईएससी में हो। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड पर्सोनल, किस सोर्स से पर्सन आएगा, एंड इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स, और उनको बताना कि भाई ये वैकेंसी आई है और वहां पर आप अप्लाई कर दो। जैसे एक naukri.com एक पोर्टल है जहां पर हम इंड्यूस करते हैं लोगों की इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करो, तो उसका सोर्स क्या हो गया? naukri.com। समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं इसका भैया, हमारा क्या कीवर्ड है? इंड्यूसिंग द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड पर्सोनल एंड इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? सिलेक्शन। थर्ड स्टेप है सिलेक्शन, और सिलेक्शन का भी प्रोसेस है, वो भी इसके बाद पढ़ने वाले हैं। वैसे सिलेक्शन होता क्या है? चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट। चूजिंग, सेलेक्ट करना, और अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। ठीक है ना? प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब जो पर्सन सेलेक्ट होकर आ गया है, पुटिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द राइट जॉब इज प्लेसमेंट। ठीक है? बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इससे शॉर्ट में मुझे नहीं लगता कि लिख सकते हैं हम लोग, और लेकिन पूरे शॉर्ट में क्रिस्प और डायरेक्ट मिल रहा है आपको यहां पर नोट्स। आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है? फेमिलराइजिंग न्यू अपॉइंटेड स्टाफ विद देयर जॉब्स, वर्क ग्रुप्स एटसेट्रा। मतलब जो नया कैंडिडेट आया है ना, उसको भाई सब कुछ बताते हैं कंपनी के बारे में कि भाई ये तुम्हारा स्टाफ है, इससे तुम्हें काम करना है, ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम यूज करने वाले हो, बहुत सारी चीजें फैमिलराइज करना। पहला दिन है समझ लो ऑर्गेनाइजेशन में। फिर नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा? इंप्रूविंग जॉब स्किल्स, जॉब नॉलेज स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय। ये टाइम टू टाइम आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। अगर आप कोई भी जॉब देखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग देती रहेगी पर्टिकुलर कंपनी, सो दैट आपकी जॉब नॉलेज स्किल्स बढ़ती चली जाए। तो ये 6 स्टेप्स आने वाले हैं। 6 स्टेप। अच्छा, अब आपको लग रहा है सही सारे क्वेश्चन में ही बोल दे रहे हैं आने वाले भाई, तभी तो बोल रहा है कि भाई इसमें 8 क्वेश्चन होंगे। इस 8 में से कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि 15 मार्क्स आप पे कवर कर देंगे। तो भाई 80 का पेपर होता है, 80 में से 15 नंबर तुम्हें मैं अभी गिफ्ट कर रहा हूं। ये जल्दी से नोट कर लो और बढ़ते हैं आगे। अभी भी 2-3 टॉपिक्स तो बाकी रह गए हमारे। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को पहले से ही आता है ये, तो भाई बिल्कुल इजी टॉपिक है। पहला इसका स्टेप क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें हम लोग स्क्रीन करते हैं जिन्होंने भी हमारे पास एप्लीकेशन भेजी है, क्या वो सूटेबल है उस जॉब रिक्वायरमेंट के जो हमने निकाली है भाई। तो पहले हम लोग इसका कीवर्ड पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पर? टू चेक वेदर कैंडिडेट फुलफिल्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और नॉट। भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है तो बाहर करो, हमको कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ आगे स्टेप बढ़ाने का। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक एक तरह का सीवी होता है भाई। सीवी का मतलब क्या? करिकुलम वाइटे। इसमें क्या होता है? आप सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो अपने बारे में। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग्स क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, सारी चीजें इसमें हम लोग भरवा लेते हैं। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। यहां पर मैंने कीवर्ड के तौर पे लिखा भी हुआ है, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट द कैंडिडेट्स दे नीड टू राइट इन दैट एप्लीकेशन ब्लैंक। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन टेस्ट होता है भाई आज की डेट में, बहुत कॉमन है। कई तरह के सिलेक्शन टेस्ट हो रहे हैं आज की डेट में। सिलेक्शन टेस्ट क्या हो रहा है? एक हो रहा है भाई एप्टीट्यूड टेस्ट, चेक करते हैं कि एप्टीट्यूड कैसा है। आज की डेट में एक और चीज चेक करते हैं भाई, आपका स्किल बेस्ड टेस्ट भी ले लेते हैं। स्किल जैसे जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर एक टेस्ट ले लिया। तो बहुत तरह के टेस्ट आज की डेट में फेमस हैं, आप पढ़ सकते हैं अपनी किताब से। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने यहां पर इसको और इलैबोरेट करके नहीं दिया है। रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद होता है सिलेक्शन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है भाई? फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद द एम्प्लॉयर। फेस टू फेस, सामने सामने बातचीत होती है भैया एम्प्लॉयर से, उसे बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन इंटरव्यू। अगर उसमें से भी पास हो जाते हैं आप, तब होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका होता है मेडिकल चेकअप्स, कि भाई आपको हम नौकरी पे रख रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, और अगर वो बीमारी है वो कहीं हमारे जो काम का तरीका है उसमें कहीं भी बाधा ना उत्पन्न करे। ओ भाई बड़ा हिंदी बोल दी, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। चेकिंग रेफरेंसेस। चेकिंग रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि भाई आपसे फॉर्म में ना आपके 2 रेफरेंसेस भराए जाते हैं और उनसे बैकग्राउंड हिस्ट्री निकलवाई जाती है। आप जानो या ना जानो, हर एक एम्प्लॉय का आज की डेट में बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होता ही होता है। ऐसा तो नहीं है किसी को एम्प्लॉय पर रख लिया और भाई वो टेररिस्ट हो, तो ऑर्गेनाइजेशन गई। ऐसा हो चुका है पास्ट में,
ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो एक दो केसेस देखना, मैं नाम नहीं लूंगा। आगे बढ़ते हैं, जॉब ऑफर, सबमिट पास हो गए, आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री भी ठीक है, आप आदमी भी ठीक हो, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा हूं मैं आपका, यहां पर लिखा था बैकग्राउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स चेक्स कि भाई आदमी ठीक है कि नहीं ठीक है भाई। जॉब ऑफर का मतलब क्या है, सब कुछ सेलेक्ट हुआ तो फाइनल आपको ऑफर लेटर दे देंगे, भाई ये लीजिए भैया आपका ऑफर लेटर, मुबारक हो, आपसे कल से आप मुंबई आ रहे हैं, ठीक है ना। वही वाली बात है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये बहुत आसान था, सारे बच्चों को बहुत इजीली कर लेते हैं, और मैं तो चाहता हूं ये पेपर में आ जाए सो दैट आपके नंबर पूरे आ जाए। भाई बहुत सारे लोग ना र्यूमर्स फैला रहे हैं कि एग्जाम नहीं होंगे। भाई तुम समझदार हो, 12वीं क्लास के बच्चे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता आज की डेट में, तो उल्लू मत बनो और पढ़ाई करने में कंसंट्रेट करो। जल्दी से नोट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से देखते हैं कि क्या कह रहा है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। पहला स्टेप है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। हमें किस स्टैंडर्ड्स पर अपना प्रोडक्शन करना है, उसे प्रोडक्शन करना है, या जो भी बिजनेस आप डील करते हो उसको आपको सेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। इसका कीवर्ड क्या लिख रखा है मैंने, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड विद विच एक्चुअल रिजल्ट्स आर टू बी इवैल्यूएटेड, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूं कि मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि मेरा मान लेते प्रोडक्शन का काम है, और मैं ये रिमोट्स बनाता हूं, और मैंने ये कर दिया कि मैं इस साल 1 लाख रिमोट्स बनाऊंगा, और वो भी फाइनेस्ट क्वालिटी के रिमोट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इसी को बोल रहे हैं, पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट क्या है, आइए पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या, मैंने टारगेट लिया था कि भैया 1 लाख फाइनेस्ट क्वालिटी के रिमोट्स बनाऊंगा, लेकिन मैंने केवल 70,000 ही बनाए हैं, और जो 10,000 उसके अलावा बनाए वो फाइनेस्ट क्वालिटी के नहीं है। तो 70,000 फाइनेस्ट क्वालिटी के बनाए, 10,000 के हमारे रेसिडुअल बेकार वाली क्वालिटी के हमने रिमोट्स बनाए। तो इसका कीवर्ड क्या होगा, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम टर्म्स एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सा 1 लाख प्रोडक्शन करना, हमने 70,000 ही प्रोडक्शन किया है, तो आपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दिया। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड क्या है, यहां पर मेजर किया। थर्ड है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। कितना डेविएट हो गया भैया, यहां क्या लिखा है, दिस टेल्स एज टू व्हाट एक्सटेंट द परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। 1 लाख प्रोड्यूस करने थे, 70,000 प्रोड्यूस किए, कितना डेविएट हो गए, 30,000 से डेविएट हो गए। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर। आगे बढ़े, उसके बाद क्या लिखा है, एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस का मतलब क्या है, डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। आप देखो, आपने टारगेट लिया था, आप एग्जैक्टली टारगेट इतना तो पूरा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो डेविएशन होगा ही होगा, लेकिन आपकी क्या रेंज है। अगर मैंने बोला था 1 लाख का टारगेट लूंगा, लेकिन अगर 95,000 तक भी अगर मैंने प्रोड्यूस कर लिए तो भी अच्छा है, मतलब 5,000 तक की रेंज हमारी डेविएशन वाली हो सकती है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, पेपर में लिख के नहीं आना आपको, पेपर में जो लिखा है ना वही लिख कर आना है, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या है भाई, जिसकी वजह से मैं फेल हुआ हूं उसका क्या रेमेडियल एक्शन है, सो दैट अगली बार ये दिक्कत ना आए। तो यहां लिखा है रेमेडियल एक्शंस आर टू बी टेकन टू प्रिवेंट डेविएशन। मैंने कोशिश की है कि एकदम डायरेक्ट नोट्स दे पाऊं आपको, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ना पढ़ना पड़े, स्मार्टली काम करना पड़े। तो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं, और पूरी किताब में सबसे आसान जो टॉपिक है वो यही है। इससे आसान दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती है भाई, मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या है भाई, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंडर, कर्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में भैया, एक वो आदमी जो मैसेज भेजना चाह रहा होगा। मैसेज भेजने से पहले वो क्या करता है, एक आइडिया या एक थॉट जो उसको भेजना है, जो दूसरे को बताना है, वो डिसाइड करता है। क्या लिखा है यहां पर, सेंडर क्रिएट्स एन आइडिया दैट दे प्लान टू सेंड। भैया क्या बात करनी है, किस टॉपिक पर बात करनी है, किससे रिलेटेड बात करनी है, वो डिसाइड करता है सेंडर। किसको भेजना है, जिसको भी भेजना है उसको, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को भेजना है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है। पर्टिकुलर पर्सन से आप मुझे गलत मत लीजिएगा। आगे बात करते हैं मैसेज के ऊपर, एग्जैक्ट आइडिया और इंफॉर्मेशन दैट टू बी सेंट। मतलब हमें क्या भेजना है, एक आइडिया था, उसमें से एग्जैक्ट चीज वो मैसेज में उतारेगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट चीज आपको क्या भेजनी है ये आप डिसाइड करेंगे, फिर उसको इनकोडिंग करेंगे। इनकोडिंग का मतलब ये नहीं कि भाई आपने किसी और लैंग्वेज में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, नहीं। इनकोडिंग का मतलब यहां पर ये है कि हमें कैसा मैसेज भेजना है। क्या हमें वर्बल मैसेज भेजना है, आज की डेट में आप व्हाट्सएप पे देखते हो ना, स्माइली बना के देते हो, उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैसेज बना के देना है। क्या हमें इसको वीडियो बना के देना है, आजकल तो वीडियो भी बहुत चल रहा है ना, या हमें ऑडियो बना कर दे देना है, कैसे भेजना है, वर्बल, नॉन वर्बल और एग्जैक्ट फॉर्मेट इन विच द मैसेज हैज टू बी सेंट। बात समझ में आ गई, साथ में कीवर्ड बता रहा हूं, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसमें नंबर स्कोर कर पाना। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, भाई यार सर ने ऐसा पढ़ाया, बताइए सही है कि नहीं है, क्या कुछ करेक्शंस है कि नहीं है, तो वो बताएंगे।
भाई टीचर्स भी आपका साथ देंगे, उनको भी अपना रिजल्ट अच्छा करना है, वो भी आपके नंबर लेकर आना चाहते हैं, वो कोई दुश्मन नहीं है आपके। इसलिए जो भी टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ओबे देम, रिस्पेक्ट देम। भाई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आगे ले जा रहे हैं। भाई हम लोग तो एक दूसरे चैनल से आप तक जुड़े हुए हैं, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है जो आपके साथ हैं। रिस्पेक्ट देम, आई शुड टेल यू वेरी ऑनेस्टली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चैनल, चैनल क्या है, किस माध्यम से भेजना है, किस मीडियम से भेजना है। भाई मोस्ट सूटेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैसे भेजना है। भाई पुराना जमाना तो है नहीं कि कबूतर को बुलाएंगे, चिट्ठी मुंह में पकड़ाएंगे और वो लेकर जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करने वाले हैं भाई कि हमें व्हाट्सएप के भेजना है, मेल से भेजना है, एसएमएस करना है, बस। आगे बढ़ते हैं, रिसीवर। अभी रिसीवर कौन है, वो पर्सन जो मैसेज रिसीव करेगा, रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, डीकोडिंग। डीकोडिंग क्या करेगा, जो मैसेज आया है ना उसको वो थॉट में कन्वर्ट करेगा कि भाई वो अगला कहना क्या चाह रहा है। तो यहां क्या लिखा हुआ, रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज एंड कन्वर्ट इट इनटू अ थॉट। इतनी अंग्रेजी लिख दी भाई। आगे बढ़ते हैं, फीडबैक। फीडबैक का मतलब है एक आसान सा रिप्लाई टू द सेंडर, सो दैट ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म हो सके। और भाई अगर तुमने एक भी ऑर्डर मिस किया, नंबर मिस कर जाओगे और आएंगे 0। बात समझ में आ रही है? इसी ऑर्डर में लिखेंगे और मैंने बहुत आसान करके देने की कोशिश की है आपको। लास्ट पर बढ़ रहे हैं और वो है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। वो भी एक ऑर्डर में लिखी जाती है, इसी के लिए हमने उसको इसी टॉपिक में ही क्लब किया है। जल्दी से नोट कर लो, फटाफट एक कॉपी बना लो और पढ़ते हैं आगे। ओके 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 भाई, तो आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं हम लोग और ये है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होती है भाई ये क्या है। तो भाई एक एक करके मैं आपको पूरी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बता रहा हूँ। 100% पेपर में आएगा। सर आप हर क्वेश्चन में ही 100% बोल दो। हाँ भाई, तो वही पढ़ा रहा हूँ ना जो पेपर में आने वाला है, सिंपल। चलो भाई देखते हैं मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है। पहली नीड होती है बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसको बेसिक नीड्स ही बोलते हैं। बेसिक नीड्स इसलिए क्योंकि यहां पर सर्वाइवल की बात हो रही होती है। बेसिक नीड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, ये सारी चीजें आती हैं भाई बेसिक नीड्स के अंदर। फिर बढ़ते हैं सेकंड नीड पर। सेकंड नीड है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स ऐसा नहीं कि भाई हमें कोई मारे नहीं। 3 तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। एक पहली फिजिकल, कोई फिजिकल हार्म ना कर सके। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, कोई पैसे से हार्म ना कर सके। भाई कुछ मिनिमम गारंटी तो होनी चाहिए, इतने पैसे तो आएंगे ही आएंगे। और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी, कोई मुझे सोसाइटी से निकाल के बहिष्कार ना कर दे भाई। तो तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, तीनों सिक्योरिटी मिलनी चाहिए इंसान को। उसी को बोलते हैं हम लोग की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड पर आते हैं सोशल नीड्स। ये बहुत जरूरी है और आज के डेट में तो केवल यही जरूरी है भाई, सबसे ज्यादा जितना लग रहा है। मतलब क्या है, दोस्ती बहुत होनी चाहिए, सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, लोग ऐसे जो हमें प्यार कर सके, हम किसी और को प्यार कर सके। डोंट टेक मी रॉन्ग, वो वाली बात चल रही है यहाँ पर। अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस। और इसमें तो आप बहुत सारे पीएचडी कर बैठे हो यार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो पापा लोग की होती है। हम लोग की तो है ही नहीं, खैर छोड़ते हैं, वैसे पापा तो मैं भी हूं। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है सेल्फ एस्टीम नीड्स का मतलब क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन चाहिए पूरी इकोनॉमी में। सब दुनियादारी है, बड़ा एकदम शोषा होना चाहिए भाई, उसे बोलते हैं एस्टीम नीड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये तो भाई सबकी फुलफिल नहीं होती, कुछ ही कुछ लोगों की फुलफिल होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, मैंने जिंदगी में सोचा था कि मैं पायलट बनूंगा, मैं पायलट बन गया, वाह रे वाह, मजा आ गया। जो आपने सोचा वो आपने करके दिखाया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। जैसा सोचा था वैसा करके दिखा दिया, आप सेल्फ फुलफिल्ड हो। इस नीड को पूरा होने के लिए ये सारी नीड्स पूरी होनी चाहिए, तभी ये नीड पूरी हो पाती है। इसी ऑर्डर में लिखकर आना भैया, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ऐसे वीडियोस में आपको रोज या ऑल्टरनेट डेज पर लाके दे रहा हूं, ताकि आप साथ साथ प्रिपरेशन करने लगो। बुक को थोड़ा किनारे कर दो, बुक मैं पूरी रिफाइंड कर रहा हूं। यहाँ पूरी टेबल में मेरी किताब ही किताब फैली हुई है, बहुत मेहनत करके आपके लिए नोट्स बना रहे हैं। फटाफट से देखो, दोस्तों को दिखाओ, अपने सीनियर्स को दिखाओ, पूछो, प्रूफ रीड करवाओ कि यार शुभम सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा भी नहीं है कि नहीं। और अपने टीचर से पूछो भाई, स्कूल के टीचर्स को दिखाओ, प्रिंसिपल को दिखाओ कि भाई ये वाले टीचर को फॉलो करना है क्या, सही है भी कि नहीं है। भाई ट्राई कर लो, टेस्ट कर लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से, बाय बाय।